देखो, ये सच्ची बात है कि राव इंद्रजीत और राव दान सिंह रिश्तेदार जरूर हैं, लेकिन उनकी मनमन होगी। राव साहब के वोट है वो बीजेपी समर्थक माने जाते हैं। तो अब की बार रोचक मुकाबला है। अब ऊंट किस करवट बैठेगा तो वक्त बताएगा, लेकिन मैं मानता हूँ किसान को सभी सरकारों ने ठगा है। 10 साल के दौरान में मोदी जी ने जो वादे किए थे वो पूरे किए कि नहीं किए, ये 2024 का चुनाव यही है। आप देख रहे हो जीएस के टाइम्स और मैं हूं आपका दोस्त हरी। आज हम बात करेंगे लोकसभा 2024 के चुनाव की। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं कमल प्रधान जी, जो कि भिवानी बॉक्सिंग क्लब के प्रधान भी हैं और साथ में बड़े सामाजिक व्यक्ति हैं। जो कोरोना टाइम हो या फिर कोई स्कूल हो या फिर कोई भी इवेंट्स हो या किसी सामाजिक संस्थान में कोई कार्य हो, सबसे आगे ये रहते हैं। तो इनसे हम रूबरू रहेंगे। राजनीति की बात करें तो राजनीति में भी इनका अपना एक अस्तित्व रहा है। इनके पिताजी भी जगबीर जी सांसद रहे हैं और साथ में इन्होंने भी अपना राजनीतिक स्टार्ट किया था, जो कि कॉलेज टाइम से ही शुरू कर दिया था और आज भी अपना एक कहीं ना कहीं एक पहचान है। नमस्कार जी, आपका जीएस के टाइम्स हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हरिकिशन जी। और जीएसके के जितने भी श्रोता हैं उनको मैं उनका स्वागत करता हूं। और आपका मैं धन्यवाद इसलिए करता हूं कि आप जो ग्रामीण क्षेत्र में जितनी समस्याएं हैं और जितनी किसान मजदूर की बातें हैं उनको आपने उठाया है, क्योंकि मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिससे गांव की समस्या को बहुत कम चैनल ये उठाते हैं। तो गांव में बहुत समस्याएं हैं, उनको उठाया, उनका निदान भी होता है और सरकार का प्रशासन का ध्यान उनकी तरफ जाता है। तो मैं आपके चैनल के जितने श्रोता हैं उनका स्वागत भी करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मैं इस चैनल में बुलाया और मेरे से बातचीत की। हाँ जी, आज हम बात करेंगे लोकसभा के 2024 के चुनाव की। आपने देखा होगा 2014 इलेक्शन रहा है, 2019 का भी इलेक्शन रहा है, तो कहीं ना कहीं मोदी इफेक्ट रहा है। तो इस चुनाव में कितना % रहेगा, क्या चल रहा है? देखिए, लंबे तौर पर कांग्रेस ने राज किया है। जब से देश आज़ाद हुआ है तो ज़्यादा सरकार केंद्र सरकार में कांग्रेस की सरकारें रही हैं और कांग्रेस की सरकार ने ऐसी बात नहीं काम नहीं की, उन्होंने भी काम किए थे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी जिससे लोगों में कांग्रेस के प्रति थोड़ी सी जो उनकी वोटों की बात थी वो कम हो गई थी। इस दौरान में मोदी जी आए और उन्होंने कहा कि मैं देश की तस्वीर बदलना चाहता हूँ, देश के अंदर किसान की आय दुगनी करना चाहता हूँ और हर नौजवान को रोज़गार देना चाहता हूँ, देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकाना चाहता हूँ, देश की आर्थिक हालात ठीक करना चाहता हूँ। ऐसी उन्होंने काफ़ी बातें की और भारत की जनता ने 2 बार लगातार 2014 में 2019 में उनको वोट दिया। और उसके बाद में जनता ने विश्लेषण अब जो जनता कर रही है 2024 के चुनाव में कि मोदी जी ने इन 10 साल के दौरान में क्या क्या किया, ये चुनाव सारा उसी पर डिपेंड है कि 10 साल के दौरान में मोदी जी ने जो वादे किए थे वो पूरे किए कि नहीं किए। ये 2024 का चुनाव यही है। अब बात करते हैं किसानों की। पीछे किसान आंदोलन भी रहा है, तो उस चीज़ का इस इलेक्शन पे कितना प्रभाव रहेगा? देखो, भारत की जो 80% कृषि प्रधान देश माना जाता है और चाहे कितने वैज्ञानिक थे, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि भारत का विकास खेत खलिहानों से होकर गुजरता है। यानी किसान को भारत सरकार ने, अर्थशास्त्रियों ने, सब ने रीढ़ की हड्डी माना है। और 80% आबादी आज गाँव में रहती है और गाँव में रहने वाला आदमी किसानी से जुड़ा हुआ है, चाहे वो मजदूर हो चाहे वो किसान हो। और मैं मानता हूँ किसान किसी एक जात का नाम नहीं है, किसान एक समुदाय है, किसान एक 36 बिरादरी का एक समूह है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब शामिल हैं, सभी जाति शामिल हैं। तो किसान की जो बात थी वो 10 साल के दौरान में किसान की हालत पहले की सरकार से भी कम दयनीय हुई है। किसान, उन्होंने कहा था कि मैं स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, क्योंकि कांग्रेस सरकार में वो लागू नहीं हुई। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरी सरकार बनते ही स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। स्वामीनाथन रिपोर्ट क्या है? स्वामीनाथन की रिपोर्ट ये है कि MSP C2 यानी कम से कम लागत किसान को हम देंगे, जिसमें किसान की कितनी लागत लगी है, उसका कितना बीज लगा है, उसको कृषि का उपयोग करते हुए कितना खर्चा हुआ है, पानी का खर्चा हुआ है, कटाई,
बुआई का सारा खर्चा उसमें निकाल के हम देंगे। लेकिन उसके बाद बीच में केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून लिया है, उसका पूरे हिंदुस्तान के अंदर विरोध हुआ। 13 महीने तक किसान भूखे प्यासे बॉर्डरों पड़े रहे और सरकार से मांग करते रहे कि वे तीनों कृषि कानून अगर लागू हो गए तो किसान तो पहले कमज़ोर हो गया, उसकी स्थिति बहुत दयनीय है, अगर ये कानून लागू हो गए तो किसान बर्बाद हो जाएगा। 13 महीने तक सरकार ने नहीं सुनी, लेकिन किसान अपने हट पड़े रहे। आखिर में पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगी और कहा भी मेरे से कानून लाने में गलती होगी, और जो कानून संसद में पास हुए उस कानून को संसद में वापस लिया गया। जब ये सारी बात हो गई थी, समझौता हुआ, जब किसानों का भाई आप वापस ले जाओ, आपके 303 जो तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए, तो किसान ने कहा कि हम खाली घर कैसे जाएं। आप एमएसपी की बात करते थे, आप स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात करते थे, आपने लागू नहीं किया। सरकार ने कहा भाई ठीक है, हमें कमेटी बनाएंगे। उस कमेटी में उन्होंने अपने मनमर्जी के लोग भी शामिल कर लिए। किसान ने फिर भी कहा, विरोध तो किया, लेकिन फिर भी कहा भाई आप रिपोर्ट तो लागू कर दो। 27 मीटिंग हुई हरी जी, 27 मीटिंग का कोई रिजल्ट नहीं आया, चुनाव आ गया। और घोषणा पत्र जो भारतीय जनता पार्टी ने जो जारी किया है उसमें कहीं एमएसपी का जिक्र नहीं है। कई 750 किसानों के साजिश जो हुई है उनको नौकरी देने की बात, इसका कोई जिक्र नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने ज़रूर इसमें एमएसपी की बात कही है, सारी बात कही है। ये तो भविष्य बताएगा कि कांग्रेस पार्टी पहले तो ये चीज़ लागू नहीं करी थी, अब सरकार उनकी मरती है तो लागू करते नहीं करते अलग बात है। लेकिन मैं मानता हूँ किसान को सभी सरकारों ने ठगा है। अब बात की जाए तो हमारी टीम टाइम टू टाइम अभी सर्वे भी कर रही है हर एक गाँव में जाके, तो उसमें एक चीज़ निकल के आती है कि कई ऐसे हैं कि किसानों की हम बात कर रहे हैं तो एमएसपी भी हमारे को मिल रही है हरियाणा की बात करें तो, और दूसरी तरफ ये आ रहा है कि जो हमारा नुकसान होता है उसका भी समय समय पर इस सरकार ने हमें भुगतान दिया है। देखो री जी, 2 चीज़ है। अगर एक कानून होता है, अगर कानून बन जाता है और कोई भी सरकार उसको लागू नहीं करती तो हम न्यायालय में चले जाते हैं। हर चीज़ का कानून है। तो एमएसपी जो सरकार दे रही है ना, ये अपने तरीके से दे रही है, यानी उसका कानून नहीं है। पिछली बार आपने देखा होगा सरसों का जो भाव था 6000 रुपये था, अब की बार सरसों कितनी बिकी है? 56 कितने रुपया फ़र्क हो गया? वो एक एमएसपी जो रेट मैं बताऊँ 400 रुपया। अगर कानून 6000 का बन जाता, बिल्कुल सर, तो वो 6000 उन्हें देने पड़ते, और अगर नहीं देते तो अब ये कानून नहीं है भाई, ये तो सरकार वोटों के लिए अपनी तरफ से अलग से बजट बना के दे रही है। मतलब झुंझुना पकड़ा दिया है। किसान क्या कहता है, भैया हमने तो कम तक मूल्य दे दो आप, हम ज़्यादा तो मांगे नहीं रही है। हर कीमत पे आप चिप्स आलू पैदा करता है किसान, टमाटर पैदा करता है किसान, जब उसका टमाटर का वो टोस्ट वो बनता है, वो क्या बोलते हैं उसको, सॉस, वो कितने रुपये बिकता है उस पर लिख रखा है एमआरपी। आपका ये चिप्स का पैकेट आता है उस पर क्या लिखा जाता है एमआरपी। किसान क्या कहता है एमएसपी। तो किसान को एमएसपी मांग रहा है, वो कह रहा है भाई कानून बना दो। और एक मैं बात और कहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में जो पैसे लेके भाज गए, जो कांग्रेस के राज में भाज गए, इस सरकार में तो और ज़्यादा भागे हैं, वो पैसे अगर मिला ले तो किसान की एमएसपी इतनी नहीं बढ़ती भाई। तो किसान ये कह रहा है कि एमएसपी दे दो। एक बात तो आप मान की तरह, जब कोरोना काल था हरी जी, उस टाइम सरकार ने माना कि हमारी जो जीडीपी है वो किसान की वजह से बची है, माने नहीं? तो इसका मतलब किसान उत्पादन जो करता है तो इस सरकार की आर्थिक हालत ठीक रहती है, तो एमएसपी देने में क्या दिक्कत उसको। भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करें तो दावेदारी के लिए जो कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से दावेदार हैं चौधरी धर्मवीर सिंह जी और साथ में राव दान सिंह जी, तो हम दोनों तरह से बात करके चलते हैं कि भिवानी की राजनीति की। तो भिवानी के अंदर 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, उन 5 में कहीं ना कहीं जाट बाहुल्य है हमारा, और दूसरे हम 4 जो महेंद्रगढ़ की बात करें तो उसमें राव या अहीर बेल्ट ज़्यादा आता है। तो कितना प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा सर इस चीज़ का? देखिए हरी जी, ये जो हमारा जो पार्लियामेंट है ये 3 डिस्ट्रिक्टों में बटा हुआ है। इसमें पहले दादरी भिवानी एक होता था, अब दादरी के अंदर 2 कॉन्स्टिट्यूंसी और भिवानी के 3 और महेंद्रगढ़ में 4 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं। पहले जो 3 चुनाव हुए हैं उसमें पहले चुनाव में सुरती जीती थी, 2 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी धर्मवीर सिंह जीते हैं।
तो यहाँ जो फेमस लीडर हुए हैं, और ये बड़ी एक अच्छी बात भी मानता हूँ कि भिवानी के अंदर सबसे ज़्यादा सीएम हुए हैं। बिल्कुल। चौधरी बंसीलाल, बीडी गुप्ता जी, चौधरी हुकम सिंह जी और राव वीरेंद्र जी, और अरविंद केजरीवाल भी भिवानी से बिलोंग करता है, दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं। तो यहाँ राजनीतिक तौर पे लोग बड़े जागरूक हैं, और एक लॉबी है कि ये कहेंगे फलाने गुट के वोटर हैं, ये फलाने गुट के वोटर हैं, ये फलाने गुट के वोटर हैं। तो इस चुनाव में श्रुति चौधरी उम्मीदवार थी, उनको टिकट नहीं मिला, नाराज़गी व्यक्त की गई। अभी भी खुले तौर पे जो वो श्रीमती किरण चौधरी नहीं आई है, हालांकि उनके सपोर्टर लगे हुए हैं, लेकिन जो लोगों में चर्चा है वो थोड़ी ही दूसरी टाइप की है। और जैसे आपके हम चले जाएं दादरी के अंदर भी दो जो कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, बाड़ा तो प्योर जाट बहुल्य क्षेत्र है, और दादरी भी ज़्यादा जाट हैं दूसरे से, लेकिन भिवानी कॉन्स्टिट्यूंसी और नॉन जाट के हिसाब से ज़्यादा संख्या में है। तो शाम के अंदर भी मिला जुला है, और लोहारू फिर जाके जाट डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो ये जो 5 कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का कांटे का। अब जो महेंद्रगढ़ के अंदर 4 नांगल चौधरी है, टेली है, महेंद्रगढ़ और नारनौल, वहाँ पर राव इंद्रजीत का भी एक अच्छा खासा प्रभाव है। और जितने भी चुनाव देखे गए हैं, 3 चुनाव की तो मैं कह सकता हूँ, तो जो कांग्रेस प्रत्याशी थी श्रुति चौधरी, उसको 60 से 70 हज़ार के बीच में वोट मिल पाए थे कांग्रेस के तौर पर। तो अब की बार ये देखने की बात है कि राव जो दान सिंह है वो वहाँ का फेमस लीडर है, और 4 बार वो महेंद्रगढ़ से विधायक भी रहा है, और उस इलाके में उसकी अच्छी पकड़ है। और भिवानी में उसके लिए इसलिए मानता हूँ कि भिवानी उसकी जन्मभूमि है, भिवानी विधानसभा के बलादगढ़ गांव से संबंध रखता है। तो अब की बार रोचक मुकाबला है। अब ऊँट किस करवट बैठेगा तो वक्त बताएगा। अब बात करते हैं हम भिवानी महेंद्रगढ़ के अंदर जो निर्णायक वोट है, तो निर्णायक वोट क्या होंगे सर? देखो, निर्णायक वोट ये है कि किसान वर्ग का वोट निर्णायक है, और किसान आज सरकार से बहुत नाराज़ है, और उसकी नाराज़गी अगर सही दिशा में चली गई तो सरकार के लिए बड़ी मुश्किल पैदा होगी। और देखो, मैं खुद किसान एजुटेशन में लगातार 13 महीने भाग लिया है, और मैंने किसान की कठिनाइयों को बड़ी नज़दीक से देखा है। वास्तव में किसान के साथ अनदेखी हुई है, और अगर इस चुनाव में किसान वो चीज़ का परिणाम ज़रूर देगा, और अगर वो परिणाम देने में कामयाब रहा तो सरकार के लिए बड़ी मुश्किल है। हम कांग्रेस की पूरे हरियाणा की थोड़ा सा हम लेह की तरफ जाते हैं, तो पूरे हरियाणा में अब की बार कांग्रेस का कहीं ना कहीं एक अच्छा आदित्य आया है। तो उसमें बात करें भिवानी में, तो किरण चौधरी का अपने यहाँ पे इफेक्ट क्या रहेगा? देखो, चौधरी बंसीलाल विकास पुरुष के नाम से जाने थे, उन्होंने विकास कराया था, पूरा हरियाणा को समान दृष्टि से उन्होंने देखा था, और नहरी है, बिजली की बात है, सड़कों की बात है, शिक्षा की बात है, उन्होंने काफ़ी काम किया था। और श्रुति चौधरी और रणवीर महिंद्रा दोनों की लड़ाई ये रही कि कौन बंसीलाल के वोटों का वारिस है, और इसमें मुकाबला लगातार होता रहा। उनका बेटा रणवीर महिंद्रा का भी सक्रिय काफ़ी, और श्रुति चौधरी भी सक्रिय है, किरण चौधरी भी सक्रिय है, किरण चौधरी की भी लॉबी है। तो अनिरुद्ध चौधरी तो लगातार, रणवीर महिंद्रा तो लगातार दान सिंह के लिए दिन रात प्रचार कर रहे हैं। श्रुति चौधरी अभी तक आई नहीं है, किरण चौधरी 1-2 दिन आई थी, बाकी उसके समर्थक लगे हुए हैं। अब बात यह है कि जो चुनाव है, इसमें चौधरी बंसीलाल के वोटरों का बहुत ही योगदान रहेगा। जैसे किसान का योगदान है ना, इसी प्रकार चौधरी बंसीलाल के वोटरों का भी योगदान बहुत बड़ा रहेगा। उसमें एक जो उनका वारिस है रणवीर महिंद्रा, वो तो पूरे खुले मन से और काम कर रहा है, और श्रुति चौधरी और किरण चौधरी के समर्थक तो काम कर रहे हैं, लेकिन उन जो व्यक्तिगत वहाँ दौरे करने चाहिए थे तो शाम के भिवानी जिले के दिखने को नहीं मिले हैं। वो आने वाले दिनों में कैसा होता है वो उस टाइम निर्भर करेगा। अब आपने कहा कि चौधरी बंसीलाल तो बात की है, तो कहीं ना कहीं कहने को मिलता है, और उनके समर्थक भी कहते हैं कि चौधरी बंसीलाल को चलाने वाले या तो सुरेंद्र सिंह जी थे, या फिर आज जो जयकारा भी लगता है तो किरण चौधरी और श्रुति चौधरी की तरफ से ही लगता है। कहीं ये नहीं लगता कि हाँ कि अपने महिंद्रा जी की तरफ से कि वहाँ पे हमारा कि वो वोटर हैं या फिर उनका जयकारा? उसका कारण है हरी जी,
कि जो रणवीर महिंद्रा जी है वो लंबे तौर पे चोई बंसीलाल से उनके मतभेद रहे राजनीतिक तौर पे, दूसरी उस पे तो वो 20 एक साल तो उनसे मतलब कम ही उनके साथ रहा। और लास्ट में जब रणवीर महिंद्रा ने 2005 का चुनाव लड़ा तो उस टाइम चोई बंसीलाल ने मैंने इसमें जाके मुंडाल कंस्टिट्यूंसी होती थी, वहाँ जाके वोट भी मांगा कि भाई मेरे बेटे को आप जिताओ, और लोगों ने उसको जिताया भी था। लास्ट मोमेंट पर रणवीर महिंद्रा के चोई बंसीलाल का अच्छे संबंध रहे हैं और वो उनके साथ भी रहे लास्ट टाइम पर, जब उनकी मृत्यु हुई तब तक वो साथ ही थे। और लेकिन जो आप मानते हैं कि चोई बंसीलाल सरकार में रहे और विपक्ष में रहे, लगातार संघर्ष किया, उसमें चोई सुरेंद्र सिंह ने काफ़ी भूमिका निभाई थी। तो स्वाभाविक तौर की बात है कि जो बंसीलाल के जो समर्थक थे वो ज़्यादातर चोई सुरेंद्र सिंह के साथ जुड़े और फिर किरण चौधरी साहब जुड़ गए। अब बात करते हैं चौधरी धर्मवीर सिंह जी की। चौधरी धर्मवीर सिंह की बात करें तो भिवानी के अंदर से कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोक दल से उन्होंने पहला चुनाव लड़ा जो तोसाम से लड़ा था, और बंसीलाल जी को, पूर्व मुख्यमंत्री जी को उन्होंने हराया। दूसरी बार भी उन्होंने सुरेंद्र जी को हराया तोसाम से ही 2000 में। तो अब तीसरी बार देखा जाए तो 2014 और 2019 में भी उन्हीं की पोत्री को, चौधरी बंसीलाल की पोत्री को हराया है बिजनौर लोकसभा से। तो अब कितने वोटर उनकी तरफ जाएंगे? देखो जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। चौधरी धर्मवीर छात्र जीवन से राजनीति में आए थे। छात्र जीवन में कॉलेज में भी हालांकि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन जो एक्टिव पॉलिटिक्स में भाग लेते रहे। उसके बाद में ग्राम पंचायत के मेंबर बने, फिर चेयरमैन बने, और उसके बाद में वो तोसाम विधानसभा से वो फैसलाबाद में हाई कोर्ट ने बदल दिया था, लेकिन गिनती में वो उनको जिता दिया गया था। उसके बाद में लगातार हरियाणा प्रदेश का पहला ऐसा राजनेता जो हमेशा सत्ता में रहा है, बहुत कम बार रहा है। तो देखो इतने लंबे तौर पे अब लगातार 2000 से लेकर 2024 तक वो लगातार एमएलए और सांसद भी रहे, 4 बार एमएलए रहे, 2 बार सांसद रहे हैं। तो मैं मानता हूँ इतने लंबे तौर पे जो आदमी राज्य में रहता है या राजनीति में रहता है उसके समर्थक तो हो ही जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि उनमें एक जो क्वालिटी और मिलनसार हैं, लोगों के बीच में भी रहते हैं, और मौसम वैज्ञानिक भी हैं। वो देख लेते हैं मौसम के अनुसार वो बदलते रहते हैं किसकी सरकार आएगी। तो उनको पहले चौधरी देवीलाल के साथ उन्होंने काम किया, फिर ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ काम किया, चौधरी भजनलाल जी के भी काफ़ी नज़दीक रहे, काफ़ी काम चौधरी भजनलाल से भी करवाया। उसके बाद में भूपेंद्र हुड्डा के साथ रहे, तो ये मैं मानता हूँ। फिर क्या नाम मनोहर लाल खट्टर के साथ रहे, तो उन्होंने कोई ऐसा राजनेता छोड़ा जिसके साथ काम नहीं किया हो, तो इसलिए उनके समर्थक भी काफ़ी संख्या में लोकसभा में हैं। अब चलते हैं महेंद्रगढ़ की तरफ। महेंद्रगढ़ के अंदर पहले ही लोकसभा में 2 राव वहाँ पे हैं, राव इंद्रजीत और राव दान सिंह, और तीसरा वहाँ पे कहीं ना कहीं जेजेपी के जो इफ़ेक्ट डलता है, जो वोटर हैं पहले पुराने काफ़ी वोटर रहे हैं, तो जेजेपी की तरफ से राव बहादुर सिंह जी वहाँ पे लड़ रहे हैं। तो हम बात करें कि किसका पलड़ा कितना परसेंट भारी रह सकता है? देखो, राव बहादुर जी नांगल चौधरी से विधायक रहे और एक लोकसभा चुनाव उन्होंने भिवानी महेंद्रगढ़ से लड़ा भी है। काफ़ी संस्थाएं उनकी और सामाजिक तौर पर भी काफ़ी सुदृढ़ आदमी हैं। लेकिन ये जो चुनाव है ये सिर्फ 2 ही, मेरा आकलन है ये, बाकी तो भविष्य बताएगा, कि 2 जगह वोट जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी सरकार वर्सेस विपक्ष। तो विपक्ष को तो कांग्रेस मान लिया है लोगों ने, और सरकार के खिलाफ 2 जगह वोट पड़ेंगे। तो उसमें राव बहादुर जी काफ़ी प्रयास तो कर रहे हैं और काफ़ी घुमा और अपने जो प्रचार कर सकते उस कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि वो इस कंपटीशन त्रिकोणीय मुकाबला मुझे नहीं लगता। और नांगल चौधरी में विधायक रहे तो हो सकता है वहाँ कुछ इफेक्ट डाल सकते हैं, महेंद्रगढ़ में वो रहते हैं तो वहाँ क्या इफेक्ट डालता है। तो मैं मानता हूँ कि चुनाव तो वहाँ उस एरिए में राव इंद्रजीत का एक बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़े फॉलोअर भी है, उसके समर्थक भी हैं। राव वीरेंद्र जी की जो विरासत है वो राव इंद्रजीत को मिली हुई है। हालांकि उसका एक बेटा जो जाटूसाना से विधायक था, यादविंदर जी, वो कांग्रेस में है, और दूसरा जो उनका एक भाई था वो तो एक्सपायर हो गए, उनका बेटा, तो वो इसमें कांग्रेस के समर्थक हैं। तो वहाँ ज़्यादातर समर्थक जो हैं वो राव इंद्रजीत के हिसाब से हैं, या फिर कांग्रेस प्रवृत्ति के जो लोग वहाँ हैं। राव इंद्रजीत ने पीछे भाषण में भी बोल दिया सर कि
राव दान सिंह के बारे में कि ठीक है ये हमारे रिलेटिव हैं, पर कहीं ना कहीं जो मेरा साथ दिया है वो धर्मवीर ने कहीं ना हमेशा मेरे साथ रही हैं, तो उस चीज़ का इफेक्ट फिर इनकी तरफ आएगा या फिर कैसे? देखो ये सच्ची बात है कि राव इंद्रजीत और राव दान सिंह रिश्तेदार जरूर हैं, लेकिन उनकी मनमन होगी। लेकिन अब जैसे दान सिंह ने अपनी खुद की भूमिका बनाई हुई है ना, तो वो उनकी भूमिका, जैसे 4 बार विधायक रहे तो उस टाइम राव इंद्रजीत ने खिलाफत करी थी, लेकिन फिर भी विधायक बने हो। तो मैं मानता हूँ कि वहाँ राव दान सिंह का अपना एक प्रभाव है, और दूसरे वहाँ जो इफेक्टेड कांग्रेस के राव नरेंद्र जी हैं और दूसरे जो विधायक वहाँ से काम कर रहे हैं, तो वह कांग्रेस के हिसाब के वोट बैंक अच्छा है। अब ये देखने की बात ये है कि जो राव साहब के वोट है वो बीजेपी समर्थक माने जाते हैं, एक तो राव इंद्रजीत जी की वजह से और एक मोदी जी की वजह से, और फिर 10 साल जो धर्मवीर ने भी काम किया है, तो 3 फैक्टर हो गए। उन 3 फैक्टरों में से कांग्रेस कितना वोट निकाल पाएगी ये भविष्य बताएगा, लेकिन चर्चाएं सुनी है कि वहाँ कांग्रेस के भी ठीक ठाक वोट हैं। चलो सर, आपको हमारे चैनल पे ये बातचीत करने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हरी जी, आपने मेरे को टाइम दिया, और भविष्य की शुभकामना देते हैं कि आपका चैनल अच्छा बढ़े और समस्या को उठाता रहे। सर ये हमारे साथ आज खास बातचीत में कमल प्रधान जी थे, और इस आज की जो राजनीति है, लोकसभा 2024 के जो चुनाव थे उनके बारे में आज अच्छी खास बातचीत हुई, और अगली वीडियो में हम मिलते हैं। इस चीज़ के धन्यवाद।